हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड यानी कि ध्वनि, और ध्वनि में बेसिकली हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। तो आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो जैसा कि आपको पता है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ध्वनि है वो कब निकलती है, जब कंपन होती है किसी वस्तु में। तो कंपन द्वारा क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। नेक्स्ट कह रहा है, इन ह्यूमन बीइंग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। अब मनुष्य में यानी कि इंसानों में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो मनुष्य में यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमारे पास वोकल कॉर्ड होता है हमारे गले में, और वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड। यानी कि हमारे वोकल कॉर्ड से हम क्या करते हैं, लार्निक्स होती है बेसिकली हमारे गले में, और वहां से क्या होता है, हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, साउंड ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो जो ध्वनि है उसको एक माध्यम की आवश्यकता हमेशा होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो तरल हो, चाहे वो गैस हो। ध्वनि बिना माध्यम के कभी नहीं चल सकती, इसलिए यहाँ पे लिखा है इट कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम का मतलब हो गया निर्वात, तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चलती। ठीक है, द ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। जो हमारे कान का पर्दा होता है वो क्या करता है, कंपन को फील करता है, वाइब्रेशन ऑफ साउंड को फील करता है, एंड इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन। और ये क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल भेजता है, यानी कि हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है। इस प्रोसेस को हम हियरिंग कहते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि जो हमारा एयर ड्रम है, यानी कि जो कानों का पर्दा है, वो क्या करता है, ध्वनि कंपन को महसूस करेगा, उसको वाइब्रेशन को फील करेगा, एंड देन ये हमारे ब्रेन में भेजेगा, दिमाग में इसको भेजेगा, और दिमाग में जब ये साउंड जाता है तो हमें क्या सुनने को मिलेगी, आवाज सुनने को मिलेगी, हियरिंग आएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन यानी कि कितनी कंपन हुई है एक सेकंड में, कितने दोलन हुए हैं, कितनी बार जो है ध्वनि ने क्या किया है, ऑसिलेट किया है एक सेकंड के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि हम इसकी आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति क्या हो गई, आवृत्ति हो गई बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकंड के अंदर कितनी बार होती है। नाउ द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। तो आवृत्ति की किसके दर्शाई जाती है, तो आवृत्ति की जो एसआई इकाई आप कह लीजिए, तो आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज में हम इसको बोलते हैं, जैसे डिस्टेंस की कितनी होती है, दूरी की किलोमीटर होती है, टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, वैसे ही आवृत्ति को हम हर्ट्ज पे, यानी कि हर्ट्ज इसकी इकाई होगी। चलिए फटाफट नोट करते हैं ये पॉइंट्स, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्जर द साउंड इज। यानी कि अगर किसी ध्वनि का आयाम बहुत बड़ा होता है, ध्वनि का आयाम यानी कि हम कह सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है। तो अगर आयाम बहुत बड़ा है वाइब्रेशन का, यानी कि कंपन का आयाम ज्यादा है, लाउडनेस बहुत ज्यादा होगी, आवाज उतनी ज्यादा प्रबल होगी, उतनी ज्यादा तीव्र ये आवाज होगी, उतनी ज्यादा तेजी से हमें सुनाई देगी, आप कह सकते हो ऊंची हमें सुनाई देगी। ठीक है, तो लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो प्रबलता है ध्वनि की वो आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट कह रहे हैं, हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हाइयर द पिच इज। जितनी ज्यादा आवृत्ति होती है वाइब्रेशन की, यानी कि जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, कंपन होगी, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा पिच हाई होगी, तारत्व उतना ज्यादा होगा, यानी कि आवाज उतनी ज्यादा श्रिल यानी कि पतली हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पिच जो है, अगर मैं बात करूं पिच किस पर निर्भर कर रही है, तो पिच निर्भर करती है, यानी कि तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। जैसे हम क्या कह रहे हैं, लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रही है, लाउडनेस डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर। उसी तरीके से पिच यानी कि तारत्व किस पर निर्भर कर रहा है, आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। जितनी ज्यादा आपकी आवृत्ति है उतनी ज्यादा आपकी आवाज पतली होगी, और जितनी शिल कह सकते हो, पतली यानी कि जैसे बांसुरी की आवाज आप समझ लीजिए, उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है, बांसुरी में फ्लूट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो फ्लूट की पिच बहुत ज्यादा है, आवृत्ति बहुत ज्यादा होने के कारण बांसुरी की पिच यानी कि तारत्व ज्यादा है, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी पतली है। वहीं पर अगर मैं ड्रम की बात करूं, तो ड्रम को जब हम बीट करते हैं तो ड्रम की फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि आवृत्ति कम होती है, और अगर आवृत्ति कम होती है तो ड्रम में हमें क्या सुनाई देती है, एक मोटी आवाज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका तारत्व जो है बेसिकली कम होगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट है,
द अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। जो अनप्लीजेंट साउंड हम सुनते हैं ना, मतलब जो हमारे कानों में ऐसी आवाज लगती है जो अनप्लीजेंट है, जो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं हम लोग, जो बेसिकली चुभ सी रही है हमारे कानों में, बहुत ज्यादा सरदर्द कर रही है, दैट इज अनप्लीजेंट साउंड, एक अच्छी ध्वनि नहीं है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा शोर और हल्ला कहते हैं हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है वो। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइज पोल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, मतलब बहुत ज्यादा क्या करोगे आप, ऐसी साउंड उत्पन्न हो गई आसपास आपके, कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं पे, या कहीं पर एम्बुलेंस की बहुत लाउड साउंड है, कंटिन्यूस बजती जा रही है, या पुलिस सायरन की वॉइस बज रही है, एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज गया है, बहुत तेज आवाज होती है उसकी। तो ये सारी चीजें अगर बहुत कॉन्टिन्यूसली हो रही है, अनवांटेड साउंड है, ये हमें नहीं चाहिए, बट फिर भी हमारे एनवायरमेंट में ये मौजूद तो है ही। तो इससे क्या होता है ना, अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये चलता रहेगा तो इट क्रिएट्स अ नॉइज पोल्यूशन, ये एक ध्वनि प्रदूषण करता है। सो नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बींग्स। तो नॉइज पोल्यूशन से क्या आ जाएगा, नॉइज पोल्यूशन से बेसिकली क्या सुनने में मिलेगा हमें, सुनने में कह रहा हूँ, नॉइज पोल्यूशन से बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूसली अगर कंस्ट्रक्शन साइड या आप ऊंची आवाज सुनते जा रहे हो तो इट लीड्स टू लैक ऑफ स्लीप। यहाँ से क्या हो जाता है, एक लैक ऑफ स्लीप आप कह सकते हो, नींद ना आना, या आपको नींद की कमी हो जाएगी, या नींद ही नहीं आ पाएगी, निंद्रा, आपके सर दर्द होने लगेगा, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। तो बेसिकली हम कहेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं, यहाँ से अगर नॉइज पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, या क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होगी, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा, ध्वनि प्रदूषण क्रिएट होगा, तो जो जनजाति है जो भी है उनको कहीं ना कहीं तकलीफ इससे होगी ही होगी। जैसे दिवाली के टाइम हम पटाखे फोड़ते हैं तो ऑल्सो दे क्रिएट अ नॉइज पोल्यूशन, वो एयर पोल्यूशन तो कर ही रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट ये नॉइज पोल्यूशन भी कर रहे हैं, यानी कि वायु प्रदूषण के साथ साथ ये एक ध्वनि प्रदूषण भी कर रहे हैं। अब जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये कि ध्वनि तो बहुत तेज उत्पन्न हुई, लेकिन आसपास जैसे हो सकता है कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, जानवर हैं, है ना, तो इनको ये बहुत तेज आवाज लगती है और ये डरते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई होती है, जिससे इनके अंदर डर होता है, तो डरते हैं। ऊंची आवाज है, लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, बहरे हो सकते हैं, लोगों के कानों में प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग इंपेयरमेंट्स हो सकती हैं, यानी कि नॉइज पोल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ को कहीं ना कोई इफेक्ट तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन। तो हमें अटेम्प्ट्स करने चाहिए, यानी कि हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, यानी कि कुछ ऐसे हमें कदम उठाने होंगे, स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम ध्वनि प्रदूषण का रोकथाम कर सके। वो कदम क्या हो सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है कि जैसे आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, जैसे हमारे फ्लैट्स या अपार्टमेंट है या गाँव है, तो वहां पर हम जनरली जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पर हम फैक्ट्री का सेटअप ना करें। फैक्ट्री सेटअप से होगा क्या, फैक्ट्री से बहुत ज्यादा आवाजें आएंगी, आप कहो तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा आवाज जब यहाँ पर आएंगी तो जो भी आसपास के लोग हैं, वहां पे जनजाति रह रही है, जो भी लोग रह रहे हैं वहां पे, जनजीवन जो भी रह रहा है, नॉट इंसानों की बात करूं, जानवर है हमारे, गाय होती हैं, है ना, डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्टिव तो होंगे ही, प्रभाव इन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उनको फैक्ट्री सेटअप्स को हम यहाँ से दूर रखें, अपने जहां पर लोग रहते हैं फैक्ट्रीज को वहां से दूर रखें, और ऐसी जगह फैक्ट्री सेटअप करें जहां पर रेजिडेंट्स ना हो, या फिर घर पर लोग ना रहते हो, घर वर ना हो, जिससे क्या हो कि वहां पर अगर आवाज उठे भी तो वहां के लोगों के कानों पर नॉइज पोल्यूशन का ऐसा इफेक्ट ना हो। दूसरी चीज, प्लांटेशन करें, ट्रीज लगाएं ज्यादा से ज्यादा। पेड़ लगाने के तो बहुत ही फायदे हैं, एक तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन कंट्रोल करेगा, है ना, वायु प्रदूषण को तो वो रोकथाम करेगा ही करेगा, तो एक फायदा यह है। दूसरा फायदा यह है कि साउंड को भी एब्जॉर्ब करेगा। साउंड को जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ध्वनि इन सब शोषित हो जाएगी, तो जो ध्वनि बहुत दूर तक जानी थी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, वहीं पर ध्वनि रुक जाएगी। तो ये नॉइज पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होने से बच जाएगा, या आप कह सकते हैं स्प्रेड होने से, फैलने से बच जाएगा, है ना। तो प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर ऑन कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। तो रोड के साइड में, या हम कह सकते हैं रोड के कोनों में, तो आप प्लांटेशन करें ही करें, पेड़ पौधे लगाए लगाएं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भैया पेड़ कहीं पर भी लगाओ, ये नहीं कि रोड की साइड खाली नहीं है तो कहीं तो लगाओ, जंगल में लगा दो, किसी भी जगह लगा दो। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जब पेड़ होंगे तो पेड़ के फायदे हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें दो फायदे, तीन फायदे, वैसे तो बहुत फायदे हैं पेड़ लगाने के, बट एक फायदा हमें साफ नजर आ रहा है, वायु प्रदूषण को तो सीधे सीधे ये रोक ही रहा है, दूसरा ये ध्वनि प्रदूषण को भी रोक रहा है। तो हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है, या हम ह्यूमन बीइंग जो है, ये बहुत अच्छे से, या हमारा फ्यूचर जनरेशन अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा अगर हम यहाँ पर ये कुछ मेजर्स लेते हैं टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोट डाउन करते हैं।
सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो देखिए जैसा पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, चूज द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, तो ध्वनि किससे चल सकती है, तो जैसा अभी हमने पढ़ा, साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। यानी कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है, ठोस हो चाहे तरल हो चाहे गैस हो, तो ये चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वॉइस ऑफ विच इज फॉलोइंग इज लाइक टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इन सब में किसकी आवाज सबसे कम होगी या तारत्व सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन और वुमेन। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि किसकी आवाज सबसे पतली होगी, तो आप देखेंगे जो बेबी गर्ल होगी हमारी, उनकी आवाज सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली होगी, ठीक है। बॉयज की आवाज थोड़ी सी हमारी मोटी हो ही जाएगी, लेकिन जो बेबी गर्ल है उनकी आवाज हमारी क्या होगी, थोड़ी सी और पतली होगी, फ्रीक्वेंसी इनकी कम होगी। तो ये बेसिक से क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसके करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके हमने और भी प्रश्न करने हैं, यानी कि आगे जितने एक्सरसाइज के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।